पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आईन अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अर्थात ये जो पुस्तक है आईन अकबरी, जिसे कि अबुल फजल ने लिखा है, इसमें अबुल फजल ने क्या लिखा है वो पूछ रहा है। तो ये जो पुस्तक है आईन अकबरी, इसमें अबुल फजल ने अकबर के समय में अकबर का प्रशासन कैसा था, उसका जो शासन है वो कितने भागों में बटा था, कौन कौन कहाँ पर नियुक्त किया गया था, कौन कौन सी पदवी पर था, ये सारा विवरण जो है वो इस पुस्तक में अच्छी तरीके से अबुल फजल ने लिखा हुआ है। इसीलिए यहाँ जो विकल्प सी में दिया हुआ है कि यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है, ये वाला जो विकल्प है ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग बात करें आईन अकबरी के बारे में, तो आपको अच्छे से पता है कि जो अकबर था, जो कि मुगल वंश का एक शासक था, वो अपने दरबार में नवरत्नों को रखा करता था, जो कि अलग अलग विषय के विद्वान हुआ करते थे। और उन्हीं नवरत्नों में से एक थे अबुल फजल। और ये जो अबुल फजल हैं, अबुल फजल, इन्होंने अकबर की जीवनी लिखा था अकबरनामा के नाम से। और ये जो अकबरनामा है इसके 3 भाग हैं। कितने भाग? 3 भाग। जो पहला वाला भाग है इसमें अकबर का जो शुरुआती काल था, जो बचपन का काल था, और जहांगीर का और बाबर का जो काल था, उसके बारे में पहले वाले भाग में अबुल फजल ने विवरण दिया हुआ है। इसके बाद जो दूसरा भाग है, जो दूसरा वाला भाग है, इसमें प्रशासन के संबंध में विषय में बताया है अकबर के, कि अकबर ने कहाँ कहाँ पर युद्ध लड़ा, किसको जीता, किसको मिलाया, किसको हराया, वो सारी चीज़ें जो है वो दूसरे वाले भाग में यहाँ पर अबुल फजल के द्वारा लिखी गई हैं। और जो तीसरा वाला भाग है, इसमें अकबर के प्रशासन के बारे में चर्चा की गई है कि अकबर जो है वो अपना प्रशासन कैसे चलाता था, अपना इसे विस्तार किस प्रकार से किया, कहाँ पर किसको कैसे नियुक्त करता था, उसके नियम क्या क्या होते थे, वो सारी चीज़ें जो है वो तीसरे भाग में व्यक्त की गई हैं। और यही जो तीसरा भाग है, इसी का नाम जो है वो आईन अकबरी है। क्या है? इस भाग का नाम जो है वो आईन अकबरी है, और इसी के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और ये जो क्वेश्चन है ये सीटेट का जो सेकेंड पेपर हुआ था 2019 में, उस पेपर में ये पूछा गया है। ऐसे ही हर एक क्वेश्चन की टैगलाइन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस कर लिया था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जा करके उसे आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था। तो 18वीं सदी की अगर हम लोग बात करें बंगाल की दृष्टि से, तो उस समय मुगलों ने बंगाल में मुर्शीद कुली खान को वहाँ पर सूबेदार नियुक्त किया था। लेकिन जैसे ही मुगलों का पतन होने लगा, शासक अयोग्य आने लगे, वैसे ही धीरे धीरे जो मुर्शीद कुली खान है इसकी पावर बढ़ती गई, और ये जाकर के 1717 ईस्वी में अपने आप को बंगाल का जो है वो शासक घोषित कर दिया, और वह ये जो है वो बंगाल का पहला नवाब बन गया। इसीलिए जो ऑप्शन ए में दिया है मुर्शीद कुली खान के नेतृत्व में, ये बिल्कुल सही होगा। अगर बात करें कि यह 18वीं सदी में पॉसिबल कैसे हो पाया, तो आपको अच्छे से पता होगा कि मुगल वंश में जो सबसे शक्तिशाली राजा अंतिम हुआ था वो था औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब था। और जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, 1707 ईस्वी में, उसके बाद इसका जो उत्तराधिकारी आया था बहादुर शाह प्रथम, ये एक अयोग्य शासक था, जो कि बंगाल पर या किसी भी क्षेत्र में जो है वो सही तरीके से नियंत्रण नहीं कर पाता था। इसके बाद फिर जहांदर शाह आया, और जहांदर शाह जो था वो भी एक अयोग्य ही शासक था, ये भी नहीं कर पा रहा था नियंत्रण। इसी वजह से जो मुर्शीद कुली खान है, इसने 1717 ईस्वी में अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया बंगाल में, और वहाँ का ये पहला नवाब बन गया। और ये जो है वो 10 साल तक वहाँ पर शासन किया था, 1717 से लेकर के 1727 ईस्वी तक ये बंगाल का नवाब भी रहा था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली की प्रारंभिक सल्तनत के समय में बंदगा के बारे में निम्नलिखित 2 कथनों ए और बी पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए देखते हैं कथन ए और बी में बंदगा के बारे में क्या लिखा गया है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें बंदगा की कि आखिर में बंदगा होता क्या है। बंदगा का शाब्दिक अर्थ होता है दास या सेवक। आपको अच्छे से पता होगा कि हमारे इतिहास में यहाँ पर दास प्रथा चला करती थी, मतलब कि यहाँ पर इंसानों को खरीदा बेचा जाता था और उनको ला करके अपने यहाँ जो है वो दास बनाया जाता था। ये प्रथा हमारे यहाँ चलती थी, लेकिन अंग्रेज़ों के द्वारा इसे 1843 ईस्वी में प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसको जो है वो इलीगल घोषित कर दिया गया था।
अंग्रेज़ों ने 1843 ईस्वी में इंडियन स्लेवरी एक्ट लेकर के आया और इसको जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया था। और इसी के संबंध में यहाँ कथन ए और बी में दिया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या सही है और क्या गलत है। कथन ए कह रहा है कि बंदगा विशेष गुलाम थे जिन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था और उन्हें राज्य के बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित भी किया जाता था। तो ये बिल्कुल सही बात है। जो बंदगा हैं, जो गुलाम हैं, उन्हें खरीदा जाता था सैनिकों के लिए यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के समय में, और इनको जो है वो बहुत ही ऊंचे ओहदे पर भी लाया जाता था, उनको सेनापति तक भी बनाया जाता था। इनके साथ में राजा महाराजा जो है वो अपनी बेटियों का शादी भी कर देते थे, अपना दामाद भी बना लेते थे। ऐसा कुछ नहीं था कि वो दास हैं तो बस यही करेंगे। हाँ, लेकिन इनको प्रशिक्षण दिया जाता था ताकि वो अच्छे से अच्छे लेवल तक पहुंच सकें। इसीलिए जो कथन ए है ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद कथन बी को देखिए। ये कह रहा है कि बंदगा पूरी तरीके से अपने मालिकों पर निर्भर होते थे। हाँ, बिल्कुल सही बात है, अपने मालिकों पर निर्भर थे। इसीलिए सुल्तान उन पर विश्वास नहीं करते थे और न ही उन पर निर्भर हो सकते थे। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो सुल्तान है उन पर विश्वास किया करते थे, पूर्ण विश्वास करते थे। इसीलिए तो वो सैनिक वो जो है वो अपना सेनापति तक नियुक्त करते थे, अपनी बेटियों का शादी भी कर देते थे। जब विश्वास करते थे तभी तो। इसीलिए अर्थात मतलब कि जो कथन बी है ये कैसा है, तो ये जो है वो गलत हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ कथन ए जो है वो यही सही है। और ये दिया हुआ है कि कथन ए जो है वो सही है और कथन बी जो है वो गलत है ऑप्शन बी में। इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल शासकों के अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर स्तंभ ए में दिया है युद्ध के बारे में और स्तंभ बी में दिया है कि कब हुआ था, और इसी का हमें मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं। ए में दिया हुआ है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो चंदेरी का जो युद्ध है ये हुआ था 1528 ईस्वी में। किसके किसके बीच में? तो ये युद्ध जो है वो बाबर और राजपूतों के बीच में हुआ था। किसके किसके बीच में? बाबर और राजपूतों के बीच में। और इसमें बाबर जो है वो विजयी हुआ था। अर्थात ए का मिलान किससे होगा? तो ए का मिलान जो है वो 3 से होने वाला है। अब यहाँ ऑप्शन में चेक करिए कि ए का मिलान 3 से कहाँ पर दिया हुआ है। ए में गलत दिया हुआ है, बी में ये भी नहीं है, सी में देखिए दिया हुआ है, डी में भी नहीं दिया हुआ है। मतलब कि अगर ये तीनों गलत हो गए तो यही वाला जो ऑप्शन है ये सही होने वाला है। इसके बाद दूसरा वाला भी देखिए। बी में दिया है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो जो चौसा का युद्ध है ये हुआ था 1539 ईस्वी में। कब हुआ? 1539 ईस्वी में। और किसके किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में हुआ था। और इसमें शेर शाह सूरी जो है वो विजयी हुआ था। अर्थात बी का मिलान जो है वो 4 से होने वाला है। किससे? 4 से होने वाला है। और सी में देखिए ये सही दिया हुआ है। इसके बाद देखिए सी में दिया हुआ है, ये सी में दिया हुआ है अहमदनगर राज्य को मिलाया गया। कब मिलाया गया अहमदनगर राज्य को? मुगलों के शासनकाल में। तो मुगलों का जो शासन था उसमें अहमदनगर राज्य को मिलाया गया था। कब मिलाया गया? तो इसको मिलाया गया था 1632 ईस्वी में। कब मिलाया गया? 1632 में। इसीलिए जो सी है इसका मिलान 1 से होगा। यहाँ पर देखिए डी में दिया हुआ है बीजापुर राज्य को कब मिलाया गया मुगलों के शासन में? तो बीजापुर को मुगलों के शासन में मिलाया गया था 1685 ईस्वी में। इसीलिए जो डी है इसका मिलान जो है वो दूसरे से होगा। और ये सारे मिलान जो है वो केवल और केवल सी में ही सही हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन ए तथा आर को पढ़ें और उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो चलिए देखते हैं कथन ए और आर में क्या दिया हुआ है। कथन ए कह रहा है कि मुर्शीद कुली खान ने बंगाल के राजस्व का बड़े पैमाने पर पुनर्निर्धारण करने का आदेश दे दिया था। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब मुगलों का पतन होने लगा, अयोग्य शासक आने लगे थे, तो बंगाल का जो सूबेदार था मुर्शीद कुली खान, यहाँ पर इसने क्या किया कि जो मुगलों के द्वारा बनाया गया था कर नियम उसको छोड़ करके ये अपना नया कर नियम बना लिया अपना प्रभाव जमाने के लिए। अर्थात जो कथन ए है ये बिल्कुल सत्य है। इसके बाद कारण आर में कारण दिया हुआ है। क्या कारण दिया है? कि मुर्शीद कुली खान बंगाल में मुगल प्रभाव को कम करना चाहता था। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। ये दिखाना चाहता था कि मुर्शीद कुली खान भी ताकतवर है, ये जो है वो मुगलों के अब प्रभाव में नहीं आने वाला है, ये भी दिखाना चाहता था। मतलब कि कारण जो है ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। अर्थात ऑप्शन जो ए है ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इसमें दिया है कि ए और आर दोनों सही हैं
और जो आर है वो ए की व्याख्या भी कर रहा है, इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन से कथन सुलह ए कुल के विचार के बारे में सत्य हैं। तो सुलह ए कुल का जो विचार था अकबर का, इसके संबंध में कौन से कथन सही हैं वो हमें छांटना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें सुलह ए कुल की कि ये सुलह ए कुल आखिर में था क्या, तो अकबर के समय में उसके राज्य में धार्मिक कट्टरता बढ़ने लगी थी। इसकी वजह से अकबर ने आगरा में सभी धर्मों के जो प्रमुख लोग थे उन सभी लोगों को इकट्ठा किया और वहाँ पर उसने विश्व शांति की चर्चा कराई, और इसी से जो निर्णय निकले, जो परिणाम निकले थे, उसी के आधार पर ये अपना शासन चलाने का प्रयास किया था ताकि जो कट्टरता है इसको ख़त्म किया जा सके, और इसी को जो है वो सर्वत्र शांति या सुलह ए कुल का नाम दिया गया था। इसी के संबंध में कौन सा कथन सही है वो हमें छांटना है। तो चलिए देखते हैं। कथन ए कह रहा है कि यह विचार नैतिकता, धार्मिक ईमानदारी, न्याय, शांति की व्यवस्था पर केंद्रित था। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सुलह ए कुल से यही परिणाम निकला था कि जो समाज है वो नैतिकता पर आधारित होनी चाहिए, ईमानदार समाज होना चाहिए, न्यायप्रिय होना चाहिए और शांति प्रिय होना चाहिए। और यही प्रयास जो है वो अकबर ने भी अपने प्रावधानों में किया था, अपने शासन में किया था कि ऐसी प्रकार की व्यवस्था जो है वो बनाई जा सके। इसीलिए जो कथन है ये तो ए जो है ये बिल्कुल सही होगा। कथन बी देखिए, यह कह रहा है कि इस विचार के इर्द गिर्द शासन दर्शन बनाने का प्रयास किया गया। तो ये भी सही बात है, अकबर ने इसी के आसपास जो है अपने शासन भी चलाने का प्रयास किया, इसीलिए जो कथन बी है ये भी सही होगा। कथन सी को देखिए, ये कह रहा है कि शासन के इस सिद्धांत का जहांगीर और शाहजहां ने पालन नहीं किया। तो ये भी सही है, क्योंकि ये काम जो है वो अकबर ने शुरू किया था। अकबर तो अपने पूरे जीवन तक इसको निभाया, लेकिन इसके बाद जब जहांगीर आया तो जहांगीर जो है वो कुछ टाइम तक इस पर कायम रहा, लेकिन बाद में जाते जाते धीरे धीरे इसका प्रभाव जो है वो कम होता गया, और शाहजहां के समय आते आते ये बिल्कुल भी कम हो गया था। इसीलिए जो कथन ए है, कथन सी है, ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। इसके बाद कथन डी को देखिए, ये कह रहा है कि विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच थोड़ा भेदभाव आवश्यक था। तो ये गलत बात है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया था कि भेदभाव आवश्यक है, बल्कि भेदभाव को जो है वो ख़त्म करने की इसमें बात की गई थी। इसीलिए कथन डी जो है वो गलत होगा, अर्थात ए, बी और सी तीनों के तीनों कथन सही हैं, और ये दिया हुआ है ऑप्शन ए में, इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथन तथा कारण पर विचार करें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन क्या कह रहा है। कथन ए कह रहा है कि 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 18वीं सदी में मुगल शासन का जो सबसे शक्तिशाली सा राजा हुआ था वो था औरंगजेब, और जब औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु हो गई, उसके बाद जितने भी उत्तराधिकारी आए वो सारे के सारे जो हैं वो अयोग्य थे। इसकी वजह से जो भी सत्ता थी, जो भी बड़े बड़े क्षेत्र थे, वो अपने आप को जो है वो स्वतंत्र घोषित कर दिए। जैसे कि यूपी वाले क्षेत्र में जो अवध था, इसने भी अपने आप को स्वतंत्र कर दिया। बंगाल वाले क्षेत्र में जो था मुर्शिद कुली खान, उसने भी अपने आप को स्वतंत्र कर दिया। जो हैदराबाद है उसने भी स्वतंत्र कर दिया। अर्थात जो कथन ए है ये बिल्कुल सत्य दिया गया है। कारण आर दिया गया है, यहाँ पर कारण दिया गया है कि कारण क्या था। तो कारण क्या बता रहा है कि मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ कई प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में अपनी शक्ति को प्रबल कर ली थी। तो यह भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सत्ता का पतन होने लगा था तो उस क्षेत्र में जो प्रमुख था वो अपनी सत्ता को दिखाने लगा था, अपनी सत्ता जो है वो स्थापित करने लगा था। ये कारण जो है ये भी बिल्कुल सही दिया गया है, अर्थात कारण जो है वो बिल्कुल सत्य है, मतलब कि आर भी बिल्कुल सही होगा। और ये देखिए ये दिया हुआ है ऑप्शन ए में कि ए और आर दोनों सही हैं, और जो आर है वो ए की व्याख्या भी कर रहा है, इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, अर्थात यहाँ पर जो कथन दिए गए हैं इनके संबंध में कौन सा ऑप्शन सही होगा वो हमें छांटना है। तो चलिए देखते हैं। कथन एक कह रहा है कि तवारीख को सुशिक्षित व्यक्तियों द्वारा उर्दू में लिखा गया था। तो ये जो कथन है ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो तवारीख है इसको उर्दू में नहीं बल्कि इसको जो है वो फारसी भाषा में लिखा गया था।
कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में लिखा गया था। अच्छा, तवारीख क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत के समय में जो शासन व्यवस्था का जो संकलित नियम था उसी को तवारीख कहा जाता था, और इसको जो है वो सुशिक्षित व्यक्तियों के द्वारा लिखा जाता था। ये बिल्कुल बात सही है, लेकिन ये उर्दू में नहीं बल्कि फारसी में लिखा जाता था। दूसरा कथन देखिए, दूसरा कथन कह रहा है कि तवारीख के लेखक नगरों में रहा करते थे। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये लोग कहाँ पर रहेंगे? तो राजधानी में रहेंगे जहाँ पर राजा रहेगा, और जहाँ पर राजा रहेगा वहाँ पर नगर ही बसेंगे, और ये लोग भी नगरों में ही रहा करते थे। इसीलिए जो कथन दूसरा है ये कैसा होगा? तो ये बिल्कुल सत्य होगा। तीसरा कथन देखिए, ये कह रहा है कि वे प्रायः अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनके ढेर सारे पुरस्कार पाने की आशा से लिखा करते थे। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये लोग वही चीज़ें इसमें लिख दिया करते थे जो कि सुल्तानों को अच्छी लगती थी। क्यों? ताकि सुल्तान से इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पुरस्कार मिल सके। इसीलिए सुल्तानों का जो इतिहास लिखना होता था उसमें वही चीज़ें लिख देते थे जो कि सुल्तानों को अच्छी लगती थी। इसीलिए जो तीसरा वाला कथन है ये भी बिल्कुल सही होगा। मतलब कि कथन 2 और कथन 3 ये दोनों के दोनों सही हैं, और ये दिया हुआ है ऑप्शन बी में, इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कथनों ए तथा बी को पढ़ें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। तो चलिए देखते हैं कथन ए और बी में क्या दिया गया है। कथन ए कह रहा है कि मनसब मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन, सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मनसब जो है वो मनसबदारी प्रथा जो कि अकबर के द्वारा शुरू की गई थी 1575 ईस्वी में, यह एक रैंकिंग व्यवस्था थी, क्योंकि इसमें अधिकारियों को रैंक दिया जाता था कि कौन पहले नंबर पर है, कौन दूसरे नंबर पर, कौन तीसरे नंबर पर। इस तरीके से जो रैंकिंग दी जाती थी उसी को जो है वो मनसबदारी प्रथा कहा जाता था, और इसी के द्वारा किसी भी व्यक्ति का पद का निर्धारण होता था, उसका वेतन कितना मिलेगा ये भी निर्धारित होता था, और उसका उत्तरदायित्व तो क्या होगा ये भी जो है वो निर्धारित होता था। इसीलिए जो कथन ए है ये तो बिल्कुल सही दिया हुआ है। कथन बी को देखिए, कथन बी कह रहा है कि मनसबदारों की सैन्य उत्तरदायित्व का निर्धारण एक संख्या पर निर्भर करता था जिसे कि जात कहा जाता था। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि मनसबदारों का उत्तरदायित्व जो है वो संख्या पर निर्भर करता था, ये सही बात है, लेकिन उसको जात नहीं बल्कि उसको जो है वो सवार कहा जाता था। सवार का मतलब क्या हुआ? तो सवार का मतलब घुड़सवार, जिसके पास जितने ज़्यादा घुड़सवार होते थे उनका उतना ही उत्तरदायित्व हुआ करता था, और इससे जो है वो सवार कहा जाता था, न कि जात कहा जाता था। इसीलिए जो कथन बी है ये क्या होगा? तो ये गलत हो जाएगा। अच्छा, जात किसे कहा जाता था? तो जात जो है वो पद को कहा जाता था, पद को जात कहा जाता था, और घोड़ों की संख्या को जो है वो घुड़सवारों को जो है वो सवार कहा जाता था। मतलब कि कथन बी गलत है और कथन ए जो है वो सही है। और ये कहाँ पर दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है बी में, कि कथन बी जो है वो सही है, कथन बी जो है वो गलत है। कथन बी कहाँ दिया हुआ है? तो यहाँ पर दिया है कि कथन ए सही है और कथन बी गलत है ऑप्शन ए में। इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के दरबार में एक इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज के संबंध में सही है। अर्थात रजिया सुल्तान के दरबार में जो इतिहासकार रहता था मिन्हाज ए सिराज, जिसने कि गुलाम वंश पर एक किताब लिखी थी जिसका नाम है तबकात ए नासरी, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है वो पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। कथन ए कह रहा है कि इसने स्वीकार किया कि रजिया अपने सभी भाइयों में सबसे योग्य और सक्षम थी। तो ये बिल्कुल सही बात है। इस मिन्हाज ए सिराज ने इसी पुस्तक में इसने माना है कि रजिया सुल्तान जो थी वो अपने भाइयों में सबसे योग्य और सबसे सक्षम थी। इसीलिए जो कथन ए क्या है? तो कथन ए जो है वो बिल्कुल सत्य है। कथन बी को देखिए, यह कह रहा है कि वह एक रानी को शासिका के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि मिन्हाज ए सिराज ने इसी पुस्तक में लिखा हुआ है कि जो शासन व्यवस्था होती है वो परमात्मा के द्वारा बनाई गई है, और परमात्मा ने पुरुषों को शासन का प्रमुख बनाया है, न कि स्त्रियों को। इसीलिए वो जो है वो रजिया सुल्तान को शासिका मानने से वो इनकार करता था। इसीलिए कथन जो बी है ये भी बिल्कुल सत्य लिखा गया है। मतलब कि ए और बी दोनों के दोनों सही हैं, और ये दिया है ऑप्शन सी में, इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है। कौन सा ही सुमेलित है वो हमें छांटना है। तो चलिए देखते हैं। ए में दिया है बक्सी,
बख्शी किसे कहा जाता था मुगल काल में? तो बख्शी जो है वो सेना का प्रमुख होता था और ये क्या करता था तो कि सेना का ये रख रखाव करता था, पूरा सेना में लोगों की भर्ती करता था, उनको वेतन देने का काम करता था, युद्ध के लिए योजनाएं भी बनाता था। इसके अलावा बहुत सारे काम जो है वो सेना के संबंध में बख्शी करता था। और यहाँ ए में दिया है बख्शी का संबंध जो है वो सैनिक वेतनाधिकारी से है। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बख्शी जो है वो वेतन देने का भी काम करता था। इसीलिए जो ए वाला है ये कैसा है, तो ये बिल्कुल सत्य है। बी को देखिए, बी में दिया हुआ है सद्र। सद्र किसे कहा जाता था? तो दरबार में ऐसा व्यक्ति जो कि धार्मिक मामले का ज्ञाता हो, उसी को जो है वो सद्र कहा जाता था। और बी में दिया है कि धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले का मंत्री जो है वो उसी को सद्र कहा जाता था। अर्थात जो बी है इसका भी सही सुमेलित किया गया है। सी को देखिए, सी में दिया हुआ है इक्तेदार। इक्तेदार क्या होता था मुगलों के काल में? तो इक्तेदार वो लोग होते थे जिनको कि वेतन न दे करके, जबकि उनको जो है वो कोई गांव या क्षेत्र दे दिया जाता था कि इस क्षेत्र से तुम कर का वसूली करके अपना जो है वेतन की पूर्ति कर लो, उसी को जो है वो इक्तेदार कहा जाता था। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है वो सिर्फ और सिर्फ कर वसूलने का अधिकार था, वहाँ पर प्रशासन का कोई अधिकार नहीं हुआ करता था इक्तेदार का। और यहाँ पर सी में दिया है इक्तेदार का संबंध जो है वो सैन्य कमांडर से। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रशासन का अधिकार इक्तेदार को नहीं हुआ करता था। मतलब कि जो सी है ये क्या होगा, तो ये गलत हो जाएगा। डी को देखिए, डी में दिया है कोतवाल। कोतवाल कौन था? तो नगर का जो पुलिस अधिकारी हुआ करता था उसी को कोतवाल कहा जाता था। मतलब कि जो डी है ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। अर्थात ए, बी और डी ये तीन सही हैं। तो ए, बी और डी कहाँ पर दिया है? ऑप्शन डी में। इसीलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए। अर्थात एक तरफ मुगल शासकों का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ इनके शासनकाल दिया गया है और इनका हमें मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं। फर्रुखसियर कब आया था? अर्थात फर्रुखसियर ने कब से कब तक शासन किया? तो जो फर्रुखसियर है इसने 1713 से लेकर के 1719 ईस्वी तक शासन किया था और इसी के शासनकाल में 1717 ईस्वी में बंगाल जो है वो अलग राज्य घोषित हो गया था मुर्शिद कुली खान के संदर्भ में। अर्थात कथन ए का मिलान किससे होगा? 2 से होने वाला है। अब ऑप्शन चेक करिए, यहाँ से ए का मिलान दिया हुआ है 2 से, नहीं ये गलत है। बी में चेक करिए, यहाँ पर भी नहीं है। सी में चेक करिए, यहाँ पर दिया हुआ है। डी में देखिए, यहाँ पर भी नहीं दिया हुआ है। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ जो सी है ये बिल्कुल सही होने वाला है। इसके बाद बी में देखिए, बी में दिया है शाह आलम द्वितीय। जो शाह आलम द्वितीय है इसने कब से कब तक शासन किया? तो शाह आलम द्वितीय जो है वो 1759 से लेकर के 1816 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया था। इसीलिए बी का मिलान किससे होगा? 1 से होगा। तीसरे में दिया है अहमद शाह। अहमद शाह ने कब से कब तक शासन किया? तो अहमद शाह जो है वो 1748 से लेकर के 1754 ईस्वी तक शासन किया था। मतलब कि सी का मिलान 4 से होगा। डी में देखिए, डी में दिया है आलमगीर द्वितीय। आलमगीर जो द्वितीय है इसने 1754 से लेकर के 1759 तक शासन किया था। मतलब कि चौथा का मिलान जो है वो 3 से होगा और ये सारा का सारा मिलान जो है वो सी में सही है। इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यकाल में दिल्ली के शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। तो चलिए देखते हैं। एक तरफ यहाँ पर नाम दिया गया है या वंश दिया गया है और दूसरी तरफ इनका शासनकाल दिया गया है और इनका हमें मिलान करना है। ए में दिया गया है तोमर। अगर तोमरों की हम बात करें कि तोमरों ने कब से कब तक दिल्ली पर शासन किया, तो जो तोमर हैं वो शुरुआत में 12वीं सदी से लेकर के ये जो है वो 1165 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किए थे। अर्थात ए का मिलान किससे होगा? तो ए का मिलान जो है वो 3 से होने वाला है। और ऑप्शन चेक करिए, यहाँ पर ए का मिलान 2 से दिया हुआ है, मतलब कि ए गलत होगा। बी में चेक करिए, बी में दिया हुआ है। सी में देखिए, सी में भी गलत दिया है। डी में देखिए, डी में भी गलत दिया है। मतलब कि जो बी है ये बिल्कुल सही होने वाला है। इसके बाद आगे देखिए, बी में दिया हुआ है अनंगपाल। जो अनंगपाल शासक था ये कब से कब तक शासन किया? तो ये जो है वो 1130 से लेकर के 1145 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया था। मतलब बी का मिलान जो है वो 4 से होगा। सी में देखिए, यहाँ पर दिया है चौहान। जो चौहान वंश है इसने कब से कब तक शासन किया दिल्ली पर? तो जो चौहान वंश है वह 1165 से लेकर के 1192 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया था।
मतलब कि 3 का मिलान, सी का मिलान जो है वो 2 से होगा। डी में देखिए, डी में दिया है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने कब से कब तक शासन किया? तो जो पृथ्वीराज चौहान है वो 1175 से लेकर के 1192 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया इन्होंने। इसीलिए 4 का मिलान किससे होगा? तो 4 का मिलान जो है वो 1 से होगा, और ये सारा मिलान जो है वो बी में सही है। इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों को कालानुक्रम में लगाइए। अर्थात पर यहाँ पर जो कथन दिए गए हैं मुगल काल के पतन के संबंध में, इनमें से कौन सी घटना पहले हुई और कौन सी बाद में हुई, इसके संबंध में हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। तो चलिए देखते हैं। अगर हम लोग बात करें मुगलों के पतन का, कि मुगलों का पतन कैसे हुआ, तो जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई 1707 ईस्वी में, उसके बाद जितने भी शासक आए वो सारे के सारे अयोग्य थे। वो अच्छी तरीके से प्रभाव अपना जो है वो स्थापित नहीं कर पाते थे अपने प्रांतों पर, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ से पैसे आने बंद हो गए। जब पैसे आने बंद हो गए तो क्या हुआ कि वित्तीय संसाधनों की कमी हो गई। जब वित्तीय संसाधनों की कमी होगी तो जाहिर सी बात है कि वो सेना नहीं रख पाएगा। जब सेना वो नहीं रख पाएगा तो फिर क्या होगा कि उसके प्रशासन की कार्यकुशलता कम हो जाएगी। जब पैसा ही नहीं रहेगा, सेना ही नहीं रहेगा, तो फिर प्रशासन कैसे चलाएगा? मतलब कि पहले नंबर पर क्या हुआ कि वित्तीय संसाधनों की कमी हो गई। फिर क्या हुआ कि वहाँ का जो प्रशासन है वो क्या हो गया? गड़बड़ हो गया, खराब हो गया, अकुशल हो गया। और इसी बीच जो है वो नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण भी कर दिया था। क्या किया? आक्रमण कर दिया, जिससे कि और ही समस्या जो है वो दिल्ली में गंभीर हो गई। इसके बाद ईरानी और तुरानी आ गए और इनके बीच में जो है पारस्परिक द्वंद्व भी होने लगे, और अंग्रेज़ों के आते आते पूरी तरीके से मुगल साम्राज्य जो है वो ख़त्म हो गया। अर्थात इसको अगर आप क्रम में करेंगे तो पहले क्या हुआ? वित्तीय संसाधनों की कमी हुई, फिर प्रशासन में अकुशलता आई, उसके बाद फिर आक्रमण हो गया, आक्रमण के बाद इनमें भी प्रतिद्वंद होने लगा। मतलब कि सबसे पहले कौन सा आएगा? तो सबसे पहले आएगा सी। सी दिया हुआ है यहाँ सी में। उसके बाद फिर आएगा कौन सा आएगा? फिर आएगा ए, फिर डी और फिर बी। इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत राज के सही वंशानुक्रम का चयन कीजिए। अर्थात जो दिल्ली सल्तनत चली थी उनमें जो राजवंशों ने शासन किया उनका सही क्रम कौन सा होगा वो हमें चूज करना है। तो चलिए देखते हैं। तो एक चीज़ तो आपको अच्छे से ही पता होगी वंशानुक्रम क्या होते हैं दिल्ली सल्तनत के, कि सबसे पहले गुलाम वंश आया, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश और उसके बाद लोधी वंश आया। ये चीज़ें आपको याद होंगी अच्छी तरीके से। मतलब कि जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। और इन लोगों से पहले भी तुर्क आए थे। तुर्क कब आए थे? तो तुर्क आए थे 962 ईस्वी में। कब आए? तुर्क आए 962 ईस्वी में। और जो दिल्ली सल्तनत है इसकी शुरुआत गुलाम वंश से हुई थी। गुलाम वंश की स्थापना जो है वो 1206 ईस्वी में हुई, और ये जो है वो 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत चला था। कब से कब तक? 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक चला था। और इसमें कुल 5 जो है वो 5 राजवंशों ने शासन किया। सबसे पहले गुलाम वंश ने, उसके बाद खिलजी वंश ने, उसके बाद तुगलक वंश ने, उसके बाद सैयद वंश ने और फिर उसके बाद लोधी वंश ने शासन किया था। उसके बाद लोधी वंश का अंतिम शासक हुआ था इब्राहिम लोधी, जिसको कि बाबर ने हरा करके यहाँ पर मुगल वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली सल्तनत का भाग नहीं है। अर्थात जो दिल्ली सल्तनत थी इसमें निम्न में से कौन शासन नहीं किया है वो पूछ रहा है। तो यहाँ ऑप्शन बी में देखिए, यहाँ पर दिया है मंगोल। जो मंगोल हैं इन लोगों ने दिल्ली पर आक्रमण किया था लेकिन यहाँ पर शासन नहीं किया इन लोगों ने, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, ये जो मंगोल है ये आए कहाँ से थे? तो ये आए थे मंगोलिया से। और ये मंगोलिया कहाँ है? तो चाइना और रसिया के बीच का जो क्षेत्र है वही है मंगोलिया। और यहीं की ये जनजाति थी, मंगोल जनजाति। और यही जनजाति जो है वो चंगेज़ खान के नेतृत्व में एक सेना का निर्माण करती है। और ये जो है वो भिन्न भिन्न देशों में जा कर के ये लोग आक्रमण करते थे, लूटपाट करते थे और यहाँ से जो है वो चीज़ें लूटने का काम करते थे। इसके अलावा यहाँ ऑप्शन ए में देखिए, यहाँ पर लिखा है राजपूत वंश। क्या राजपूतों ने दिल्ली पर शासन किया? बिल्कुल किया था। आपने पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना होगा, उनका शासन था दिल्ली पर। यहाँ सी में दिया है प्रारंभिक तुर्की शासक। क्या तुर्कियों का भी शासन रहा था? हाँ, 1000 के आसपास तुर्कियों का शासन रहा था दिल्ली पर। इसके बाद डी में दिया है सैयद वंश। सैयद वंश के बारे में आपको अच्छे से पता है कि यह तो दिल्ली का ही एक राजवंश था। इसीलिए जो ऑप्शन बी है मंगोल, ये जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यों के प्रारंभिक इतिहास की तुलना में दिल्ली सल्तनत के काल को समझने के लिए लिखित सामग्री का अधिक प्रयोग क्यों किया गया है। तो अगर हम लोग बात करें दिल्ली सल्तनत और प्रारंभिक जो राज्यों के इतिहास हैं, इनके बीच में सबसे बड़ा अंतर क्या रहा है कि जो दिल्ली सल्तनत है यहाँ पर लिखे हुए साक्ष्य जो है वो लिखित सामग्री जो है वो ज़्यादा मिली हैं। इसके पीछे कारण क्या है, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है वो हमें छांटना है। तो चलिए देखते हैं। कथन ए में दिया है कि प्रारंभिक ऐतिहासिक कालों में लिखित सामग्रियों की संख्या बढ़ गई थी। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि अगर लिखित सामग्रियों की संख्या बढ़ गई होती तो जो शुरुआती राज्यों के इतिहास हैं वहाँ पर भी लिखित सामग्रियाँ मिलनी चाहिए थी, जो कि नहीं मिली हैं। अर्थात उस समय लिखित सामग्रियों का प्रचलन नहीं था। इसीलिए जो कथन ए है ये क्या होगा, तो ये जो है वो गलत हो जाएगा। कथन बी को देखिए, इसमें दिया है कि दिल्ली सल्तनत के समय में लिखित सामग्री की विविधता बढ़ गई थी। बिल्कुल सही बात है। जब लिखित सामग्री की संख्या बढ़ी थी तभी तो हमें लिखे हुए साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अर्थात जो कथन बी है ये क्या है, तो ये बिल्कुल सही है। कथन सी को देखिए, इसमें दिया है कि लिखित सामग्री ने क्रमशः अन्य प्रकार की उपलब्ध सूचनाओं को विस्थापित कर दिया था। तो ये बिल्कुल सही बात है। क्योंकि पहले क्या होता था, पुराने ज़माने में कुछ पत्थरों पर, कुछ चीज़ों पर, कुछ तत्वों पर, कुछ मेटल्स पर जो है वो लिखा जाता था। लेकिन जैसे ही दिल्ली सल्तनत आया, इस समय कागज़ों का भी आविष्कार हो गया, जिसकी वजह से वो जो चीज़ें थी पुरानी पत्थरों पर लिखने की परंपरा वो जो है वो ख़त्म हो गई और ज़्यादातर चीज़ें जो है वो पुस्तकों में यहाँ पर आने लगी थी। मतलब कि जो ऑप्शन सी है, जो कथन सी है, ये भी बिल्कुल सही होगा। इसके बाद कथन डी को देखिए, ये कह रहा है कि सल्तनत के समय में कागज़ सस्ता हो गया और अतीत को लिपिबद्ध करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयोग किए गए। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कागज़ों का निर्माण होने लगा, जिसकी वजह से जो साहित्य है, जो भी चीज़ें हैं, इतिहास है, साहित्य है, वो सारी चीज़ें जो है वो अब पुस्तकों के रूप में बनने लगी थी। इसीलिए जो कथन सी डी है ये भी बिल्कुल सही होगा। मतलब कि कथन बी, सी और डी तीनों सही हैं और ये दिया हुआ है ऑप्शन सी में। इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसीलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। यह लेखांश 13वीं शताब्दी में किसके द्वारा, किसके लिए लिखा गया था। तो ये लेखांश जो है वो रजिया सुल्तान के लिए लिखा गया था। क्योंकि जो रजिया सुल्तान है यह पहली महिला मुस्लिम शासिका थी जिसने कि दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। 1236 से लेकर के 1240 ईस्वी तक इसने दिल्ली पर शासन किया था। और इसी के संबंध में इसी के दरबार में रहने वाला एक इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने कहा था कि जो सत्ता होती है, जो शासन होती है, यह परमात्मा के द्वारा बनाई गई है और जो परमात्मा है इसमें सत्ता का प्रमुख जो है वो उसने पुरुषों को बनाया है। और ये चूँकि महिला है, इसी के वजह से इतनी खूबियाँ होते हुए भी ये कुछ भी हासिल नहीं कर सकती है। ऐसा जो है वो मिन्हाज सिराज के द्वारा रजिया सुल्तान के बारे में कहा गया था। इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल अपने मंगोल वंशीय सभ्यता के स्थान पर तैमूर वंशीय सभ्यता पर ज़्यादा बल या महत्व देते थे। ऐसा वो क्यों करते थे। तो अगर हम लोग मुगलों की बात करें, मुगलों के वंश की बात करें, तो मुगल जो है वो अपने माता की तरफ से चंगेज खां से संबंधित थे और पिता की तरफ से ये तैमूर से संबंधित थे। और चूँकि आपको अच्छे से पता है कि चंगेज खां जो था वो मंगोलियाई था और जो तैमूर है वो कहाँ का था, तो ये जो है वो तुर्की था। और जो तैमूर है, जो तैमूर है, इसने मंगोलों को हराया था और मंगोल जो है वो उज्बेकों से संबंधित थे। इसीलिए ये क्या प्रीफर करते थे, तो ये जो है वो तैमूर से अपने आप को संबंधित करना प्रीफर करते थे। क्योंकि ये हारे हुए लोग थे, मंगोलियाई और उज्बेक। और इसके अलावा ये जो है वो बर्बर भी लोग हुआ करते थे। इसीलिए इनको न प्रीफर करके ये लोग जो है वो तैमूर को प्रीफर करता थे, मंगोलीय लोग। इसीलिए जो ऑप्शन सी में दिया है कि मंगोलियों का उज्बेकों से संबंध था, इसीलिए ये जो है वो अपने आप को तैमूर वंशीय बताने का प्रयास करते थे। इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। बाकी के जो आने वाले वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।